मैं जरा राजेश भाई आपसे एक दो चीजें समझ लूं, क्योंकि ये दो नाम मैंने अभी लिए थे, धूमल जी और येदुरप्पा, हिमाचल और कर्नाटक के। अब जरा मध्य प्रदेश पे आ जाएं। मध्य प्रदेश में एसआरएस चौहान साहब 90 में एमएलए बन गए थे, 91 में एमपी बन गए थे, और 2003 में जब आए तो उसके बाद फिर वो पिछले 18.5 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। और क्या कहा जा सकता है कि वो कंटेम्प्ररी हैं। ओबीसी में वो ओरिजिनल ओबीसी हैं, उनके ऊपर कोई ये नहीं कहता है कि उन्होंने अपना नाम डलवाया या उन्होंने अपना कुछ कराया। वो ओरिजिनल ओबीसी हैं, ओबीसीओ के नेता हैं। मतलब जैसा अनिल जी ने कहा, पॉपुलर हैं। और 90 में जो जो जैसा इन्होंने खुद बयान किया है, अमित शाह साहब स्कूटर पे चलते थे। तो मैं पॉलिटिकल, जैसे मैं अनुराग ठाकुर का पॉलिटिकल सीनियोरिटी में कहीं वो स्टैंड ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान है, वो उनकी सीनियोरिटी इतनी ज्यादा है कि महज सीनियोरिटी के बल पे अमित शाह साहब टिकेंगे नहीं। तो अमित शाह ने सिस्टमैटिक ढंग से, जो मुझे लगता है, उनको भी किनारे करने का काम किया है। मैं जरा इस पे एक आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर आगे बात की जाती है। देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी जो है वो नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए राजनीति करने के लिए, जब भेजा गया, तो उसी वक्त जो डिजाइन तैयार हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, क्योंकि वो वाजपेयी लॉबी से नाराज रहते थे। आरएसएस का जो 100% एजेंडा है वो वाजपेयी जी नहीं चलाते थे, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो अडवाणी जो को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा उनको चाहिए था बैकअप। उस बैकअप को देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तैयार हुए लोग जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे प्रवेश कराया गया। उसमें गुजरात से नरेंद्र मोदी और संजय जोशी जो संगठन मंत्री और संगठन महामंत्री के रूप में आए। तो ये नेता बदलने की बात तो दूर में है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का प्रदेश कार्यालय था, उसके टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर जो नेता थे उसकी गाड़ी के ड्राइवर तक जो है, वो अपने लोगों को, अपने लोग यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाले स्वयं सेवक सब थे, उसको किसी न किसी वही परिवार से लोगों को वहां पर लगा दिया। जो प्रचारक थे, वो प्रचारकों को पहली बार जो है सचिवालय का स्वाद चखाने वाले नरेंद्र मोदी। उनको पहले ऐसा होता था, जो वो प्रवास में रहते थे तो किसी न किसी स्वयंसेवक के घर जाते थे, वहां खाना खाते थे, अपना काम करते थे, वापिस लौट आते थे। उन लोगों को मंत्रियों के निवास के अंदर ठहराना शुरू हुआ। उससे पूरा जो है कौन आता है कौन जाता है, ये सारी जो चीजें हैं वो उनको मालूम रहती थी। उसके बाद एक के बाद एक उनका जो कंपटीशन था, जो अभी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर का क्राइटेरिया है, उस वक्त वेटिंग चीफ मिनिस्टर का क्राइटेरिया था। उसमें शंकर सिंह वघेला हो, अरिंद पाठक हो। अरिंद पाठक जो है अडवाणी जी के किचन कैबिनेट मेंबर बताए जाते थे, जो यहाँ के हमारे बहुत सीनियर नेता थे। उसको छोटे वाजपेयी के रूप में पूरा गुजरात जानता था। बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल थे, किसी ग्रुप में नहीं थे, लेकिन उस मटेरियल को उनको ऐसा लगा कि ये जो है मुझे कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि उनका अडवाणी जी के भी साथ अच्छा संबंध है। 15 साल से वो एमपी है, वहां पर गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो उनका जो राजनीति समाप्त करने के लिए उनके अंदर आने वाली जो विधानसभा थी, मणिनगर की विधानसभा, उसी को उनका उन्होंने चयन किया। और फिर धीरे धीरे परेश रावल को उस सीट पर उतार कर उनको साइड लाइन कर दिया गया। शंकर सिंह वघेला के साथ क्या हुआ सारा भारत जानता है। केशुभाई पटेल का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और फिर केशुभाई पटेल को किस तरह से सत्ता से बेदखल करके सीधा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वो बन गए। फिर आनंदीबेन पटेल, जो आप बता रही हो कि जमीनी राजनीति में हो, वोकल हो, पार्टी के किसी निर्णय के खिलाफ बोल सकती हो, ऐसी एक नेता थी। वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की करीबी थी। फिर भी जो है अमित शाह की राजनीति के साथ वो सूट नहीं हो रही थी। तो हार्दिक पटेल का एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया, जो हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, और उनको फेसबुक पर इस्तीफा देना पड़ा। तो ये मोडस ऑपरेंडी गुजरात के अंदर जब थे तभी रही। और जितने भी सीनियर लोग थे, वो भूपेंद्र चुड़ासमा हो, इंद्र विजय सिंह जाडेजा हो, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से एमएलए थे और सीनियर थे, सारी नरेंद्र मोदी से भी सीनियर थे। आज पुरुषोत्तम रूपाला है, वो भी नरेंद्र मोदी से राजनीति में सीनियर थे। लेकिन उन लोगों की स्थिति ये बना दी कि उनका जो है कोई स्टेक पॉलिटिक्स में रहा नहीं। फिर वो सेंटर में गए, तो सेंटर में जैसे बताएगा प्रमोद महाजन बाय एक्सीडेंट जो है उनकी कंपटीशन से चले गए, क्योंकि वो ये मानते थे
कि गुजरात की राजनीति से बेदखल करने की जो शर्त रखी थी शंकर सिंह वाघेला में, उसमें प्रमोद महाजन, भैरव सिंह शेखावत और वाजपेयी जी, और तीनों ने सहमति बताई थी। तो ये पहले से उन लोगों से नाराज रहते थे, लेकिन उस वक्त प्रमोद महाजन का कद इतना बड़ा था कि सीधा वो जो है उनके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन धीरे धीरे जैसे गुजरात के अंदर संगठन में कब्जा जमाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसी तरह से जब उनको गुजरात से बाहर भेजा गया, हिमाचल का प्रभारी सबसे पहले बनाया गया था उनको, तो उन्होंने जो है यही काम सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर करना शुरू किया। और आज जो बात है, मैं ये बात से सहमत नहीं हूं कि वो अमित शाह की लिए जगह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इतने सेल्फ सेंटर नेता है कि वो अपने अलावा किसी को नहीं सोच सकते। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सर्किट का कैरेक्टर था, मैं यही समझता हूं कि अमित शाह का अभी जो कैरेक्टर है नरेंद्र मोदी के साथ, उतना ही है। वो उनके जो एकदम वफादार है, वफादार इसलिए है, राजनीति में कोई वफादार नहीं हो सकता, वफादार इसलिए है कि दोनों जो है पाप में एक सरखे भागीदार हैं। तो एक दूसरे का जो चिट्ठा है वो दोनों लोग जानते हैं, तो कोई किसी को क्रॉस नहीं करेगा, वही है। बाकी उनको एक है कि कोई भी एक क्षेत्र का नेता, जैसे सारे लोगों को बनाया गया है, हमारे यहाँ पर भूपेंद्र वय हो, विजय रूपाणी हो, बहुत सारे सीनियर लोग थे, नितिन पटेल जिसके वहां फटाके फूट गए थे, जिनको कह दिया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर हो, उसको तिलक हो रहा था और विजय रूपाणी को बैठा दिया। ऐसे ही क्षेत्र सारी जगह पर उन्होंने रख दिए। एक शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, दो ऐसे हैं जो एक लंबी इनिंग खेल गए हैं, जो है अपनी एक ब्रांड बना गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो अभी जो है शिकार जो हो रहा है वो उन लोगों का हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि 2014 के पहले की जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहे हैं, और 2014 के बाद का जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें वो बिल्कुल जमीनी नेता कोई रहे ही नहीं, ऐसे लोगों के साथ चलते हैं कि जो उनको चैलेंज ना कर सके, उनके सामने कुछ बोल ना सके, ऐसे लोगों को लेकर सत्ता में और सारे जो राज्य व्यवस्थाओं है उसमें नियंत्रण करने की कोशिश में है। क्योंकि जो आदमी ने षड्यंत्र और ये सारा चीज करके ही अपनी राजनीति को बड़ा किया हो, वो आदमी हमेशा ये डर में रहता है कि कोई उसके साथ यही खेल न कर दे। तो जैसे ही लगता है कि योगी आदित्यनाथ है, उसके लिए भी ये बोला जा रहा है कि अमित शाह के बाद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो भी पूरे देश के अंदर एक हिंदुत्व के हार्डलाइनर के हीरो बन गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान है, जो 15 साल तक ये कहा जाता है कि वो अपने दम पर वहां पर मध्य प्रदेश में जीतते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा जीतती है, बाकी सारे प्रदेश में ये कहा जाता है कि मोदी के नाम पर भाजपा जीतती है। तो ऐसे जितने भी नेता है कि जो उनके कद के बराबर आने की कोशिश में है, या तो दिखता है, एक परसेप्शन खड़ा होता है, उनको जो है धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो जितने भी सीनियर लोग थे, आप अरुण शौरी को ले लो, यशवंत सिन्हा को ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा को ले लो, अडवाणी जी को ले लो, सुषमा स्वराज को बनाया गया विदेश मंत्री, लेकिन विदेश मंत्री वो क्यों थे, वो उनको खुद को पता नहीं था। तो इस स्थिति के अंदर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी राज्य में भी ऐसे नेता को पनपने नहीं दे रहे कि कोई ऐसा कर दे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी मनमानी कर जाए वहां पर और सत्ता पाले और एक संदेश भेज दे, जिससे जो है वही जो वायरस है दूसरे किसी स्टेट में चला जाए कि नहीं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा सकता है। तो जितने भी सीनियर लोग हैं, जिसकी भी जमीनी राजनीति है, ये नो रिपीट थियरी क्यों लाई गई? नो रिपीट थियरी इसीलिए लाई गई कि कोई एक क्षेत्र के अंदर 2 साल एमएलए या एमपी रहा तो फिर उसको बदल दो, क्योंकि वो जो है अपनी जड़ें जमा ना पाए। तो ये सारी चीजें इसीलिए की जाती है कि कोई भी जो नेता हो, आज गुजरात के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं बचा है कि जो नरेंद्र मोदी के बिना कारपोरेशन का भी टिकट किसी को दिलवा पाए। तो ये स्थिति जो है पूरे देश के संगठन के अंदर वो करने की कोशिश में है। इसलिए मैं समझता हूं कि अमित शाह की जगह नहीं कर रहे हैं। वो जो अपना डर है कि जो मैंने किया है वही कोई मेरे सामने न कर जाए, उस कोशिश के अंदर है। उनके जाने के बाद क्या होगा वो पता नहीं है। जब वो वहां से प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, उसके बाद क्या होगा, या भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण उनका नहीं रहेगा, तब क्या होगा वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी की स्टाइल है और उनका जो मनोविज्ञान है, ये कह रहा है कि जो मैंने किया है वही, और सारे जितने भी ऐसे तानाशाह नेता है उनका यही स्वभाव रहता है कि वो अपने दाहिने बाएं रहने वाले लोगों पर भी संदेह रखते हैं, गुप्तचरों के ऊपर भी जो है
वो जासूसी करवाते हैं, क्योंकि उनको ये भय रहता है, क्योंकि सारी जिंदगी यही किया हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखने के लिए 2014 के पहले की भाजपा है उनको खत्म कर। जी, मैं राजेश ठाकर साहब आपसे जरा एक मैं मेरे मन में जो विचार मैं आपसे जरा पूछ लूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ ने एक सलाह दी थी जब कर्नाटक के इलेक्शन के बाद भी उन्होंने बार बार ये कहा था कि मोदी जी को राज्य इलेक्शन में अपना चेहरा नहीं यूज करना चाहिए। ये उनके ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा और ऐसा माना गया था कि संघ की जो नेतृत्व है उसने इस तरह की बातें कही थी। लेकिन मोदी जी जो जिस तरह का अभी किए हैं वो फिर वही लग गए हैं। सिर्फ चेंज ये किए हैं कि अपने चेहरे का वो कमल बोलने लगे हैं, लेकिन मोटा मोटी वो उसके एक भी बात नहीं मान रहे हैं। तो एक तो जरा आपसे ये समझना है कि आपको क्या लगता है, अनिल सिन्हा भाई साहब को लगता है, उनको लगता है कि नहीं संघ अभी भी बड़ा है और मोदी जी अभी भी संघ है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि मोदी जी अब संघ से भी बड़े हो गए हैं और मोदी जी अब संघ के बस में भी नहीं रह गए हैं। मोदी जी को जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, संघ की कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं दोनों बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं। तो मैं एक तो आपसे पूछूंगा कि यह क्या है, क्योंकि दूसरी बात ये जो शाह साहब और मोदी जी इन सब लोगों को किनारे कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो या कोई, ये विचारधारा की कहीं से लड़ाई है कि शुद्ध ये कुर्सी की और मोदी जी के बाद कौन उस कुर्सी को संभालेगा उसकी लड़ाई है? दोनों चीजें। राजेश ठाकर साहब। देखिए, संघ से बड़े तो वो धीरे धीरे जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे तभी बन चुके थे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो आपने दो पहले एक तस्वीर दिखाई है और एक न्यूज दिखाया, तस्वीर को मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन जो न्यूज है वो न्यूज का मैं साक्षी रहा हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर शंकर सिंह वघेला गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ रहे थे, तब वो साहित्य कार्यालय जिसको बोलते हैं, जहाँ से ये स्टेशनरी दी जाती है, पर्दे है, पोस्टर है, वार्ड के हिसाब से, वहां पर उसके इंचार्ज अमित शाह थे और वो वार्ड के हिसाब से जो है वहां पर से स्टेशनरी सप्लाई करते थे। ये उनकी पार्टी के अंदर उस वक्त हैसियत थी। और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने उससे थोड़े दिन पहले तक जो है केतन देवानी जो थे, केशुभाई पटेल का पीए था, उसके स्कूटर पर सारी जगह पर घूमते थे। तो वो चीज ठीक है। इसीलिए जिन लोगों की राजनीति बिल्कुल नई नहीं थी, उन लोगों ने किस प्रकार से जो है कद्दावर नेताओं को साइडलाइन किया, संगठन पर कब्जा जमाते हुए, ऐसा ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों के साथ किया। आप देखिए, प्रवीण तोगड़िया उनके बिल्कुल वफादार माने जाते थे, उनकी राजनीति को बराबर उसके साथ में वो चलते थे। उस प्रवीण तोगड़िया की स्थिति क्या की, और उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा कार्यालय था जिसकी बहुत कीमत आकी जाती है, अहमदाबाद के पालड़ी स्थित में है, उस पर किस प्रकार से कब्जा कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी आज मैं गुजरात में जो देख रहा हूं, आज जो भाग कार्यवाह हो या नगर कार्यवाह हो या प्रचारक हो, उसको इसी हिसाब से जो है नियुक्त किया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी की लाइन के साथ रहे। और जैसे मैंने कहा कि वो मंत्रियों के घर पे उनका रुकना, फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो है बड़े बड़े नेताओं की या किसी उद्योगपति की, वो उनको देना। पहले तो ये जो है ट्रांसपोर्ट की बस में और रेलवे में सफर करते थे, इस प्रकार की बिल्कुल सादगीपूर्ण प्रचारक जो है अपना काम करते थे। तो उन लोगों को ये वैभव का जो है स्वाद चखाया गया। और पूरा जो कल्चर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसको भी एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह चेंज किया गया। उनकी जो मीटिंग्स थी वो भी बहुत अच्छे बैंक्वेट में होने लगी। उसमें जो पहले चना फाक के संघ का काम करने वाले लोग थे, उसकी मीटिंगों में जो है सैंडविच और बर्गर आने लगे। तो धीरे धीरे जो ये पैसे का और कॉर्पोरेट कल्चर का जो खेल है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी हुआ। आपको शीर्ष में नहीं लगेगा, जो संघ के सर कार्यवाह है वहां पर आपको नहीं लगेगा कि ये नरेंद्र मोदी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, लेकिन संघ के जितने भी प्रदेश लेवल का जो जिसको प्रांत प्रचारक कहते हैं, उनसे आप बात करें, उनसे अगर आप संवाद करें तो बिल्कुल उन पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव रहता है, जो पहले नहीं था। पहले जो है संघ के सामने वाजपेयी जो है वो भी आदर के पूर्वक जो है वहां पर उनके नगर कार्यवाह जैसी पोस्ट पर जो है उसके साथ भी व्यवहार करते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अगर संघ से कोई उनसे नापसंद काम है, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी दे देता है, तो जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके साथ होता है, ऐसा ही संघ में भी होता है। तो बिल्कुल अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है
उसमें मैं ऐसा समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जो करवाना चाहते हैं वो संघ से करवा रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि संघ नाराज रहा, उनकी जो इस प्रकार की जो कार्यशैली है उससे नाराज रहा, कुछ लोगों को जिस प्रकार से साइडलाइन किया गया, जो गडकरी का उदाहरण है वहां पर, हमारे यहाँ जो है आनंदीबेन का उदाहरण रहा था। तो वो सारी चीजों में संघ जो है पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो इस स्थिति में तो अभी आ चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये दूसरी लाइन के लिए लड़ाई है, तो बिल्कुल ये कुर्सी की लड़ाई है, उसमें कोई विचारधारा नहीं है, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये बिल्कुल जो है अपना जो राजनीतिक वर्चस्व बचाना है, अपनी राजनीतिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो उसको जीवित रखना है, और जो नेता है वो अपने पद पर जीवित रहेगा तो ही जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों का एक स्टाइल रहता है। जिस एमएलए का टिकट काट देना है तो 1-2 साल पहले क्या करते हैं ये लोग, उसके जो विस्तार के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर है उसको सूचना दी जाती है कि उनका काम आए तो आपको नहीं करना है, कलेक्टर को सूचना दी जाती है, और पैरेलल एक दूसरा संगठन का एक ऐसा व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं कि उनका काम तुरंत होने लगता है। तो जो पावर सेंटर है वो अपने आप चेंज हो जाता है, लोग विधायक के वहां जाना बंद कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो इनसे काम नहीं होगा, चलो ये है वो काम करवा लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पावर सेंटर चेंज हो जाता है, तो वो जब टिकट कटता है तो वो बहुत कुछ करने के लायक बचता नहीं है। तो ये सारी जो एक बारीक चीजें हैं नरेंद्र मोदी की करने की, जो एक स्टाइल है, वो स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। और इसीलिए जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेसी में, बिल्कुल अनिल जी ने ठीक कहा, आज गुजरात की ब्यूरोक्रेसी है उसमें अगर आप किसी भी के साथ वार्तालाप कर लो तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी का कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या विश्व हिंदू परिषद से निकल आएगा। कोई यंग लड़का भी अगर आपको मिलेगा तो उसके दादा बोलेगा वो स्वयंसेवक संघ में थे, या उसके पिताजी थे स्वयंसेवक संघ में थे। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये किया गया, संगठन के अंदर भी ये किया गया है, और पूर्ण तरह गुजरात में तो एक सर्कुलर आ गया है अभी आपकी जानकारी के लिए कि सरकार जो है वो मूल्यांकन करेगा किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और जो उनकी रिटायरमेंट की एज है 58 ईयर्स, उसके पहले 50 साल में भी उसको जो है कंपलसरी रिटायरमेंट गुजरात सरकार दे सकती है। यानी कि आपने सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में सहभागिता की, आपने अगर चुनावी जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया, आपने बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभाई, तो उस मूल्यांकन के अंदर आप नेगेटिव मार्क्स ले जाएंगे। तो ये खतरा बना रहता है कि भाई 58 के जगह जो है मेरा रिटायरमेंट 50 की आयु में हो जाएगा। तो आदमी जो है हाउसिंग लोन लेके बैठा होता है, कुछ आर्थिक जो है आयोजन करके बैठा होता है, उसको डर लगने लगता है कि अगर 8 साल पहले ही सरकार मुझे घर भेज देगी तो मैं क्या करूंगा। तो जो बिल्कुल तटस्थ लोग थे वो भी अब धीरे धीरे इस के अंदर डर में आने लगे हैं कि भाई सरकार कोई मूल्यांकन कर रहा, सरकार कैसे मूल्यांकन करती है सारे लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हो, संगठन हो, सारी जगह पर नियंत्रण करने की एक कोशिश और अपने ही लोगों को बिठाने की एक कोशिश की जा रही है। उसमें कोई ऐसा ना निकल आए जो विद्रोह कर दे और उसका विद्रोह सफल हो जाए और वो जो वायरस है वो दूसरी जगह पर फैल जाए, तो एक चुनौती बने। तो जो चुनौती उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अभी भी मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर हवाला कांड में अडवाणी जी नहीं फंसे होते तो उनका फर्स्ट चॉइस था वो अडवाणी थे। तो बिल्कुल इन लोगों का पॉलिटिक्स जो है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, ऐसे कोई दूसरा खड़ा ना हो, उसी डर का ये पॉलिटिक्स है। उसके सामने जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं, या जो वसुंधरा की बात कर रहे हैं आप, या शिवराज सिंह मैं बहुत नहीं मानता, लेकिन वसुंधरा जो है, योगी आदित्यनाथ है, कि जिनको हटाना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो ऐसे थोड़े बचेंगे, बाकी सारे जो लोग हैं उसको ये लोग राजनीति से बेदखल कर देंगे, और फिर रिफ्रेशमेंट बटन के नाम पे 5-7-10 साल हो गए उसको साइडलाइन करके दूसरे आदमी को ला देंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसकी जड़ें जो हो जमीन में हो, जिसका नियंत्रण, जिसका कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्रभाव रहे। तो उनको जो करना है वो करते जाएंगे। जी जी।